हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ACUET विद एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इन डिटेल बॉक्स एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को। हम लोग आपकी NCERT के बुक्स के जो भी चैप्टर हैं उसके बॉक्स को एक्सप्लेनेशन को कवर कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है अपनी 12th की स्टडी में। आप चैप्टर पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, MCQ प्रैक्टिस की सीरीज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जहाँ पे हम मिसलेनियस फॉर्म में सारे चैप्टर के मिक्स करके MCQ भी कवर कर रहे हैं। बट NCERT का मैं जैसे कि हर बार आपको बोलती हूँ, एक एक लाइन एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और कई बार ये जो बॉक्सेस में डिटेल रहती है वो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ों पे, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, टॉप कॉलेज लेना है, मेरिट में अपना नाम देखना है, तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। सो बाय दिस सीरीज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आप किस तरीके से उन डिटेल्स को कवर कर सकते हैं, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन बन सकता है तो क्या और कैसे बन सकता है। सो यस, साथ में मिलकर कवर करते हैं इन टॉपिक्स को। अभी जो हम चैप्टर ले रहे हैं दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। दिस चैप्टर जो है ये 12th के सिलेबस से ओमिटेड था, तो काफ़ी लोगों ने ये NCERT से पढ़ा ही नहीं होगा, और शायद अब तक भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम इसके बॉक्स कवर करेंगे, राइट। MCQ सीरीज में ऑलरेडी कवर हो ही रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के सिंपल मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन होता है अपने देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बाकी देश की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, ट्रेड फैसिलिटेट करना। और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, बिकॉज आप सिर्फ सामान का ट्रेड नहीं करते हो, हम सिर्फ गुड्स को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट। ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह सेल परचेज किए जाते हैं। सर्विसेज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स जो है ये अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, टेक्नोलॉजी फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स एंड देयर आर मैनी आइटम्स जो कि आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो अक्रॉस द बॉर्डर। ग्लोबली मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, इंटरनेशनली वो काम हो रहा है। तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में सोसाइटी में एक चेंज हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक लेवल पे इंपैक्ट डाल रहा है क्योंकि आप ट्रेड की बात कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन कल्चर पे भी इंपैक्ट डाल रहा है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका रहने का तरीका, उसकी ईटिंग स्टाइल, जैसे वेस्टर्नाइजेशन आया तो आप बाहर के कल्चर को ही तो अडॉप्ट कर रहे हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कपड़े पहनने में हो, चाहे वो मूवीज़ देखने की चॉइस हो, म्यूज़िक की चॉइस हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे, ड्रेसिंग स्टाइल हो, वो इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंज यहाँ देखने को मिलता है, इस चैप्टर में बताया गया है। इंडिया में अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ तो आप पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ते हो, तो वहाँ आपने देखा है हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज इकोनॉमी थी। हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रेड और इन सब में इन्वॉल्व उतना ज़्यादा नहीं थे, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी। बट 1991 में हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करा, और इकोनॉमी बहुत डाउन सिचुएशन पे थी, और हम इकोनॉमी में रिफॉर्म लेके आए, इकोनॉमी में चेंज लेके आए, जिसे हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन जो है अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना कब से स्टार्ट किया, फ्रॉम द ईयर 1991। डन। चलिए अब आ जाते हैं बॉक्सेस पे। बॉक्स नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। जो मैं चैप्टर पूरा डिटेल में नहीं देखिए, अभी बता रही हूँ आपको, MCQ करेंगे हम चैप्टर के, बट सारे बॉक्सेस हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। क्या बता रहा है वो यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन इन संस्कृत नेमली पनिनी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ये पनिनी का नाम दिया है, ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड इनको बता रहे हैं, और इनको हम लोग फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी कहते हैं, राइट। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि देखिए NCERT में नाम है, चैप्टर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा नहीं है, आपका सब्जेक्टिव पेपर आना नहीं है कि आपसे कहानी पूछेगा, आपसे फैक्चुअल चीज़ें ही पूछेगा। तो ये फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहलाते हैं, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करा, उसमें फोनेटिक वगैरह यूज़ करे, और जगह जगह पे इसकी टीचिंग जो है वो क्या हो गई थी, वो वाइड स्प्रेड हो रही थी। 7th सेंचुरी में एक चाइनीज़ स्कॉलर थे, यी जिंग। ये कौन है? एक चाइनीज़ स्कॉलर है जो चाइना से इंडिया की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत जो थी वो सीखी थी। जावा इज़ अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने संस्कृत सीखी थी। तो यी जिंग कौन है? यी जिंग एक आपके चाइनीज़ स्कॉलर है। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कौन है? पनिनी है। या फिर पूछा जाए किसने संस्कृत ग्रामर को ट्रांसफॉर्म किया था, जो है उसके फॉन्टिक्स वगैरह यूज़ करे थे, तो आंसर आप क्या मार्क करेंगे? पनिनी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंट्रैक्शन इज़ वेल रिफ्लेक्टेड लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस एंड वोकेबलरीज। जो आप यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है उससे लोग सीख रहे हैं वो चीज़ें, तो वो बहुत सारे वर्क में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जगह पे ये लैंग्वेज जो थी वो सीखी जा रही थी, और लोग इस लैंग्वेज में वोकेबलरी में अपनी यूज़ कर रहे थे, इसको अपनी राइटिंग्स में यूज़ कर रहे थे। वी कैन फाइंड अ वार्निंग अगेंस्ट आइसोलेशनिज्म इन अ प्रेबल अबाउट। देखिए यहाँ पे अब क्या बात की गई, एक टर्म यूज़ किया गया है, दैट इज़
कुपा मंदुका। कुपा मंदुका, कुप मतलब होता है कुआं, मंदुका मतलब होता है फ्रॉग। तो कुएं का मेंढक, ध्यान से देखना ये चीज़, कुप मंदुका है, कुएं का मेंढक है। वेल फ्रॉग यहाँ पे बोला जा रहा है। कुएं का मेंढक हम किसको बोलते हैं? जो बाहर ही नहीं निकल रहा है, जो उस कुएं में ही मेंढक है, उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कि बाहर आउटर वर्ल्ड क्या है, नदियाँ होती हैं, समुद्र भी होता है, उसको सिर्फ कुएं तक की ही लाइफ पता है। तो यही बोला जा रहा है, अगर आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे, अगर आप लिमिटेड एक शेल में रहोगे, तो आपको नहीं पता बाहर आउटसाइड क्या चल रहा है, राइट। जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार ये तो पढ़ाई किताबों में इंसान घुसा रहता है, इसे क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, राइट। तो यही चीज़ है कि अगर आप उसी चीज़ में रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। इट मीन्स आप ग्लोबलाइज नहीं हो पाओगे, देश विदेश में क्या चल रहा है आप उससे इंटरलिंक नहीं कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे बात की गई है। यही बोला गया है, साइंटिफिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वो जो है वो आपके लिए बहुत लिमिटेड रहेगी अगर आप इस कुएं के मेंढक की तरह कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। एक दो चीज़ें थी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने वहाँ पे देखी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बॉक्स पे मूव करते हैं। चैप्टर में वही लिबरलाइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है WTO। WTO की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें वर्ल्ड अटैच है। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। 1 जनवरी 1995 को ये एग्जिस्टेंस में आई थी। 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्या इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था? इसके आने से पहले होता था। हम लोग गैट के थ्रू वो ट्रेड करते थे, GATT, गैट के थ्रू। गैट की फुल फॉर्म भी एक जगह अपने पास लिख लो, इट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO से पहले क्या एग्जिस्ट करता था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इंटरनेशनल डीलिंग करनी है तो ये एग्रीमेंट साइन करो और डीलिंग करो। बट 1 जनवरी 1995 को WTO आ गया। WTO जो है वो क्रिएट कर लिया और जो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर था। इंडिया शुरू से ही इसका मेंबर है, राइट। इंडिया ऐसा नहीं है बाद में ज्वाइन करा, इंडिया शुरू से ही इसका मेंबर है। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IMF ने ही इंडिया को सजेशन दिया था 1991 में कि आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज से ओपन करो, अलाउ द अदर पीपल, आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है, इतने रिसोर्सेज हैं, अलाउ द अदर कंट्री टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री सो दैट आपकी इकोनॉमी की जो बैंड बजी पड़ी है वो सिचुएशन ठीक हो जाए, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स। मोस्ट ऑफ अस मेक अवर मनी फ्रॉम थिन एयर। मतलब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हैवी बल्कि प्रोडक्ट गुड्स का डील करके ही आप लोग क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। सर्विसेज भी ट्रेडेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, आप स्कूल जा रहे हो, आप टीचर से सर्विसेज लेके आ रहे हो, आप कोई सामान नहीं खरीद के ला रहे हो। आई एम नॉट सेलिंग अ कमोडिटी टू यू। आप लॉयर के पास जाते हो, आपको सजेशन देता है, वो आपका केस लड़ रहा है, तो वो कोई कमोडिटी नहीं दे रहा है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसका कोई वेट तो नहीं है। इस चीज़ का कोई किलो, 10 किलो, 2 किलो चीज़ हम ऐसे ही लेके आ रहे हैं क्या? इसका कोई वेट नहीं है। इसको आसानी से, मतलब एक तरीके से ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो डायरेक्टली आप देख भी नहीं सकते हो। सामान को तो आप देख छू सकते हो बट सर्विसेज को हम देख छू नहीं सकते हैं। सो दे डोंट हैव द प्रॉपर वेट, इनका कोई वेट नहीं है, राइट। आवर आउटपुट इज़ नॉट स्टॉक पाइल्ड, मतलब हम आपको डॉक पे, शिप पे, रेलवे कार, ऐसी जगह पे हम सामान नहीं सेल कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली पर्पस, जो ये बताने का पर्पस था। तो थिन एयर बिजनेस क्या होता है अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए? थिन एयर बिजनेस इज अ बिजनेस रिलेटेड टू, हवा नहीं बेचने की बात हो रही है, राइट। थिन एयर बिजनेस इज अ बिजनेस दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये थिन एयर बिजनेस है वो रिलेटेड होता है सर्विसेज से। क्लियर? चलिए, पूछ सकता है थिन एयर सर्विस लिख के टर्म, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पढ़ा नहीं देखा तो बिल्कुल ही माइंड में नहीं आएगा, राइट। तो अभी बसा लो दिमाग में, थिन एयर सर्विस मीन्स थिन एयर ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है आपका? ट्रेड ऑफ सर्विसेज। फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? ग्लोबली यूज़ ऑफ इंटरनेट भी धीरे धीरे इंटरनेट का यूज़ भी बढ़ने लगा 1990s तक। 1998 तक अराउंड 70 मिलियन इंटरनेट यूज़र थे पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल बात हो रही है। US कनाडा में ये अराउंड 62% थे, एशिया में सिर्फ 12% लोग थे, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट लेटर होना है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बाहर से डेवलपमेंट होकर फिर हमारे यहाँ वो टेक्निक आती थी। तो 2000 तक नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र जो थे वो 325 मिलियन हो गए थे। इंडिया हैड 3 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर एंड 15 मिलियन यूज़र बाय 2000, राइट। साइबर कास्ट धीरे धीरे यहाँ पे कंट्री में इंक्रीज़ हो रहा था, तो साइबर कैफ़ेज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहे थे, तो उन कैफ़ेज़ के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट धीरे धीरे वाइड स्प्रेड हो रहा था, धीरे धीरे प्रोसेस में आया है। अकॉर्डिंग टू CNN-IBN का जो एक ब्रॉडकास्ट था अगस्त 15, 2006 को करा था, तो 7% जो कंट्री की यूथ थी वो इंटरनेट को रीच कर पा रही थी और 3% लोगों के यहाँ पे ही कंप्यूटर था घर पे,
राइट। लिमिटेड लोगों के घर पे ही कंप्यूटर था, बाकी जो और एक्स्ट्रा यूज़ भी कर रहे हैं तो वो कैफ़े में जाके यूज़ कर रहे थे, राइट। तो ये क्लियर कट डिजिटल डिवाइड समझाता है। अब एक वर्ड आ गया डिजिटल डिवाइड। डिजिटल लेवल पे डिवीज़न। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? जब कुछ लोगों के पास इंटरनेट की रीच है और कुछ लोगों के पास रीच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। जैसे कोविड टाइम पे डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो कुछ बच्चों के पास, तो एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे, सबके पास फ़ोन है, दे आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। बट कुछ घर में फ़ोन ही नहीं है। फ़ोन है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट वाला फ़ोन अवेलेबल नहीं है। और 3 बच्चे हैं तो एक ही फ़ोन है, तो एक ही बच्चा एक टाइम पे क्लास ले सकता है। तो ये भी शो कर रहा था डिजिटल डिवाइड। रूरल अर्बन एरिया में तो डिजिटल डिवाइड होता है, बट अर्बन एरिया में भी रिच एंड पुअर की वजह से, इंटरनेट रीच और एक्सेस की वजह से डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा था, राइट। चलिए, और साइबर कनेक्टिविटी जो थी वो सिर्फ अर्बन फिनोमेना बन के रह गया था, राइट। वो भी साइबर कैफ़ेज़ वगैरह के थ्रू शहरों में ही होता था, गाँव तक तो इसकी रीच भी नहीं पहुंच पा रही थी रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इलिटरेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टेलीफोन कनेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो रूरल एरिया तक इंटरनेट की रीच ही नहीं देखने को हमें मिलती थी। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिला? डिजिटल डिवाइड देखने को मिला। फिर टेलीकॉम एक्सपेंशन की हम लोग बात करें तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। नया नेशन में अराउंड 84,000 टेलीफोन थे, लेकिन कितनी पॉपुलेशन थी? 350 मिलियन की पॉपुलेशन में 84,000 टेलीफोन कनेक्शन थे। फिर 1980 तक जाते जाते टेलीफोन सर्विसेज जो थी वो देखी गई, लेकिन उतनी अच्छी है फिर भी नहीं थी। अराउंड अभी भी आपके पास 2.5 मिलियन टेलीफोन्स थे, 12,000 जो थे पब्लिक फ़ोन्स थे, और यहाँ पे 3% ऑफ, मतलब बहुत कम। ये इतना डेटा याद नहीं करना है, इसको देख के डरो मत, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछ रहा है, लेकिन लिमिटेड लोगों तक ही यहाँ पे आपकी टेलीफोन की रीच थी, ये हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे टेलीफोन लाइंस जो थी वो, उसके नेटवर्क जो थे वो बढ़ाए जाने लगे, अलग अलग सिटीज़ तक इनको पहुँचाया जाने लगा। इतनी सिटीज़, इतने टाउन, इतने विलेजेस तक टेलीफोन लाइन जो थी पहुँचाई गई, जिससे कि इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो थी 9th लार्जेस्ट बन गई थी इन द वर्ल्ड, राइट। नंबर ऑफ़ विलेजेस में कुछ जो थे 1988 से 1998 के बीच में, द नंबर ऑफ़ विलेजेस विद सम काइंड ऑफ टेलीफोन फैसिलिटी, जहाँ पे कुछ जो टेलीफोन फैसिलिटी पहुँच रही थी वो बढ़ गया। वो कितना हो गया? 3 लाख विलेजेस तक पहुँच गया था, मतलब इंडिया के आधे विलेजेस ने कवर कर लिए थे। क्लियर। 2000 तक 6,50,000 आपके जो थे PCOs जो थे वो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। PCO की फुल फॉर्म अच्छे से कर लो, दैट इज़ पब्लिक कॉल ऑफिस। द फुल फॉर्म ऑफ PCO इज पब्लिक कॉल ऑफिस। अभी बोल बोल के याद कर लो। अब ये डेटा फैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ सकता है, राइट। नहीं पढ़ के गए होगे तो बहुत सिमिलर ऑप्शन देता है, गलत कर दोगे। तो अभी 2-3 बार बोलो ताकि याद हो जाए, पब्लिक कॉल ऑफिस। इमरजेंस ऑफ PCO ने सेटिस्फाई करी आपकी स्ट्रॉन्ग इंडियन सोसाइटी के जो सोशियो कल्चरल नीड थी, ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर से टच में रह सके। टेलीफोन के थ्रू यू कैन बी इन टच, लाइक मच लाइक ट्रेन ट्रैवल इन इंडिया, जो मतलब ट्रेन ट्रैवल के थ्रू आप दूर जा सकते हो, अपने फैमिली फंक्शन में सेलिब्रेट कर सकते हो, रिलेटिव के घर जा सकते हो, मतलब यू कैन बी कनेक्टेड। तो टेलीफोन भी एक फैमिली टाइज को जोड़ के रखने का एक जरिया माना जाने लगा, जिससे कि आप जो है कनेक्टेड रह सकते हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। इन 19, अब पता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, कहानियाँ नहीं आनी है, तो मैं सब्जेक्टिव फैक्टर पे जा ही नहीं रही हूँ कि इसको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे। हम मेन बातें देख रहे हैं, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जिससे क्वेश्चन बन सकता है उस चीज़ पे मैं और एक्स्ट्रा फोकस करके चल रही हूँ। क्लियर। इन 1988 द इंडियन होम मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया ओपन सेल ऑफ प्रीपेड कैश कार्ड्स फॉर मोबाइल टेलीफोन, कि जो प्रीपेड आपका कैश कार्ड मिलता है टेलीफोन के लिए वो यहाँ पे अब नहीं चलेगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्रिमिनल जो है वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट, और उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और ट्रेस कर पाना जो है मुश्किल है। वाइल यूज़ ऑफ टेलीफोन कार्ड बाय क्रिमिनल, वो जो है टेलीफोन ऑपरेटर हैव बीन मैंडेटेड टू वेरीफाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, मतलब इस चीज़ के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पे लिमिट लगाने के लिए बोला गया कि जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो आप पहले ही कस्टमर के एड्रेस वगैरह को वेरीफाई करेंगे उनको जो कैश कार्ड देने से पहले, राइट। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स को इससे लगा कि यार हमारे तो 50% जो है वो बिजनेस चला गया इस वेरिफिकेशन की वजह से, लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते और मतलब प्रॉफिट देखेंगे ना प्राइवेट पेयर्स, तो सो दे आर थिंकिंग कि 50% तो हमारा जो सेल हो रहा था वो चला गया। न्यू सब्सक्रिप्शन टू मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो है वो अडॉप्ट किया गया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप आउट हो गया 50% का, क्योंकि आपने ये बैन वाली, याद रखना क्यों ड्रॉप हो गया था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया था प्रीपेड कैश कार्ड सर्विसेज पे, राइट। व्हेन द इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिक्लेयर दैट एनीवन ओइंग अ मोबाइल टेलीफोन मस्ट सबमिट देयर इनकम टैक्स, मोबाइल फ़ोन है तो भैया टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इफ़ एन इंडिविजुअल कुड अफोर्ड अ लग्जरी आइटम
टेलीफोन को लग्जरी आइटम कंसीडर किए जाने लगा था, तो इतना तो इंसान कमा रहा है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। तो टेलीफोन को एक लग्जरी कमोडिटी की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाने लगा था। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल मार्केट। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी ये मार्केट। मोबाइल सर्विसेज जो थी वो कमर्शियली लॉन्च की जाने लगी यहाँ 1995 में। इन द इनिशियल 5 से जो 6 साल थे, एवरेज मंथली सब्सक्राइबर जो थे वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे, राइट। और धीरे धीरे करके डेटा बढ़ा। मोबाइल फ़ोन जो था वो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को फॉलो कर रहा था 1994 की, राइट। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ग्रोथ वाज टार्डी इन द अर्ली ईयर्स बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। मतलब उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी क्योंकि थोड़े से प्राइस ज़्यादा थे हैंडसेट्स वगैरह के। टैरिफ यानी टैक्स भी ज़्यादा लग रहा था मोबाइल टेलीफोन से। तो ये जो इंडस्ट्री थी यहाँ पे कुछ अपने कस्टमर के फेवर के, कंज्यूमर के फेवर के इनिशिएटिव लाए। अब उन्हें फेवर, उन्हें बेनिफिट लगेगा तभी तो वो खरीदेंगे। प्राइस ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा जो आपका सेल है उतना ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट आप नहीं कर पाओगे। तो मोबाइल फिर जब आपने थोड़े कस्टमर के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करनी स्टार्ट की तो सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो सेल होने कंट्री में स्टार्ट हो गए। क्लियर। चलिए अगला बॉक्स देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा और लेटर लिखा एपीजे अब्दुल कलाम को, राइट। उस समय के प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्यों लिखा स्टूडेंट ने, क्योंकि जो उनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तो ड्रेस कोड लगा दिया। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आना है तो ये ड्रेस कोड फॉलो करना है और मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आओगे, राइट। और वो ये कह रहे थे कि स्टूडेंट ने इस डिसीजन को वेलकम करा है, स्टूडेंट आर ओके विद दिस। बट आप खुद देखो, आज की डेट में आपको कहते हैं ड्रेस प्रॉपर यही पहन के जानी है, फ़ोन नहीं लाना है, ये नहीं करना है। आज तो क्लासरूम में बैठ के बच्चा फ़ोन चला रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। तो बच्चों ने क्लियर कट एपीजे अब्दुल कलाम को लेटर लिखा था और बोला था कि हम जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस बैन। नेक्स्ट, इनिशियली इन द लेट 1980 सेलफोन्स जो थे उसको डिस्ट्रस्ट, मतलब सेलफोन्स को ऐसा माने जाने लगा कि ये सेलफोन्स जो है ये नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रमोट हो रही हैं। और 1998 तक जाते जाते माना जाने लगा कि ये लग्जरी आइटम है, सिर्फ जो रिच पर्सन है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो ही यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन पर टैक्स चार्ज किया जाने लगा था। गवर्नमेंट ने बोला था कि यार अब अगर आप ये आइटम खरीद पा रहे हो इट मीन्स यू कैन फाइल द रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो बाय 2006 हम वो कंट्री बन गए जो 4th लार्जेस्ट यूज़र थी सेलफोन का। प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है बट यूजेस में हम 4th लार्जेस्ट बन चुके थे। इतना ज़्यादा वो हमारी लाइफ का जो है वो पार्ट बन चुका था कि स्टूडेंट जो थे वो प्रेसिडेंट को, आपने देखा लेटर भी लिख रहे थे कि हमें यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पे जब उनको सेलफोन यूज़ करने से डिनाई किया गया कॉलेज में तो स्टूडेंट्स जो थे वो प्रोटेस्ट करके प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे थे। तो ये इतना ज़्यादा हमारी लाइफ का पार्ट तब तक बन चुका था। क्लियर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट ही एक्टिविटी दी गई है, राइट, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जनरल मोटर प्रोड्यूसेस कार्ड। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि काम जो है ना वो डिवाइड करके हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क एग्जिस्ट करता है। कोई पर्सन कोई चीज़ कर रहा है, कोई पर्सन कोई चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे जो आप इतना कमा रहे हो उसमें से कुछ परसेंट जा रहा है वो प्रोडक्शन को जा रहा है, बाकी और भी लोगों को जा रहा है। जहाँ से आपने लेबर यूज़ करी है, जहाँ से आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह मंगाए हैं, स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग जो इंजीनियर ने करी है, तो सबको कुछ ना कुछ पार्ट बच रहा है, मिल रहा है जो आपने अर्न करा है उसका। बिकॉज नॉट ओनली, मतलब एक सिंगल पर्सन नहीं वो काम कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग कोचिंग में क्लासेस लेने जाते हो तो कोचिंग में अलग अलग टीचर होते हैं, तो आप एक फीस पे करते हो, लेकिन जो कोचिंग ओनर है वो सारे पैसे खुद नहीं रख रहे हैं, आपने उन्हें दिए बट उन्हें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स को, उनके यहाँ पे जो काउंसलर हैं उनको, जो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई और स्टाफ रखा हुआ है, क्लीनिंग के लिए स्टाफ रखा है उनको। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या रहता है, देखो हर पर्सन, एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता है, तो हम जो पर्सन जिस काम को करने में स्पेशलाइज है उस पर्सन को हायर करते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, ताकि हमें भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल जो थे वो साउथ एशिया में रह रहे थे, मतलब साउथ एशिया की तरफ में गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ये आईएलओ की एक रिपोर्ट भी यहाँ पे कह रही है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में गरीबी थी। आईएलओ की फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। हमारी आज़ादी, इंडिया की आज़ादी से भी पहले लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करने के काम करता है, राइट। और आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो भी, जहाँ मैंने आपको WTO का बताया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ के बारे में बताया, आईएलओ का नाम लिखा है, फुल फॉर्म, फाउंडिंग ईयर, किस चीज़ से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट्स वाई हमने ये चीज़ें देख ली हैं। क्लियर।
द स्टडी प्रोवाइड अ स्टार्क एनालिसिस ऑफ ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट गैप। ये बता रहा था कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गैप एशिया के रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो ये बोला गया कि क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स जो है वो नहीं हो पा रही हैं, सो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। राइट, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट देयर, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो गरीबी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें देखने को चीज़ें मिल रही हैं और जॉब्स जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव में हमें डिसअपॉइंटिंग जो है ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। बाकी ना मैं आप लोगों को जो वीडियोस में क्रिएट कराती हूँ ना, उसमें मैं क्या करूँगी, आप लोगों की फुल फॉर्म्स जो MCQ वाला मैं पार्ट करा रही हूँ उसमें मैं फुल फॉर्म्स भी ऐड करूँगी, सो दैट एक जगह फुल फॉर्म ऐड हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग फुल फॉर्म भी प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ। तो ये सारे बॉक्स हमने देख लिया। आई थिंक अब इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा विद रिलेशन टू बॉक्स। बाकी तो जो भी टॉपिक्स है वो मैं MCQ फॉर्म में कराऊंगी। देखिए घर घर की कहानी, मतलब पेइंग आप ज़्यादा पे कर रहे हो कम चीज़ों के लिए, तो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया कि एडवर्टाइज करके जो है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है और वो कंज्यूमर से चार्ज की जा रही है। कंज्यूमर आर पेइंग मोर। द कंडीशन ऑफ डोम्बारी कम्युनिटी जो थी वो काफ़ी बैड थी, क्योंकि देखिए ये डोम्बारी कम्युनिटी क्या है, डोम्बारी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो क्या कर रही है, जो एक्रोबेट्स परफॉर्म कर रही है, टेलीविज़न मतलब सर्कस वगैरह परफॉर्म कर रही है। तो जब टेलीविज़न रेडियो आ गया तो लोगों ने एंटरटेनमेंट शिफ्ट कर दिया, लोग टेलीविज़न रेडियो की तरफ जाने लगे और ये कम्युनिटी के जो परफॉर्मेंसेज वगैरह थे उनकी परफॉर्मेंसेज देखने वाले जो लोग थे उनमें कमी आ गई, है ना। तो ये चीज़ थी डोम्बारी कम्युनिटी। अगर आपसे पूछा जाए तो दोज हु आर रिलेटेड जो थे कि वो सर्कस और एक्रोबेट्स वगैरह परफॉर्म करते थे, दैट्स वाई दे आर सेइंग कि ड्यू टू टेलीविजन एंड रेडियो इनकी जो थी एम्प्लॉयमेंट चली गई और इनका प्रोफेशन जो है वो दैट इज डाइंग। क्लियर, लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे बट एंटरटेनमेंट के लिए अब दे हैव द अदर ऑल्टरनेट वे। तो ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज के बॉक्सेस कवर कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल चेंज के बॉक्सेस के बाद अभी हमने ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द फर्दर टॉपिक। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इट मीन्स पूरी वीडियो देखी है, सो यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस, आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, दैट्स वाई आपने वीडियो पूरी देखी है। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके एग्जाम से पहले। एंड वी विल ट्राई कि हम लोग जल्द से जल्द आपकी पूरी MCQ 500 MCQ की सीरीज़ भी कवर करें और ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं, जो बॉक्स की डिटेल्स है, ये भी पढ़ के हम कवर करें और कुछ ना कुछ फेमिलियर क्वेश्चन और कुछ ना कुछ क्या ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल पाए और एग्जाम देके आने के बाद आप लोग मुझे बता पाएँ कि येस पढ़ी हुई चीज़ों में से, सुनी हुई चीज़ों में से ही एग्जाम आया है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।